नमस्कार, मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एमए एंट्रांस या फिर यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग कौन से बताए हैं? तो जो प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग बताए हैं, इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है दार्शनिक वर्ग, सैनिक या उत्पादन। ए ऑप्शन है जनता, शासक, सैनिक, और सी है जनता, पूंजीपति वर्ग और शासक, या और डी है इसके अंदर दार्शनिक, जनता और शासक। तो जो प्लेटो ने अपना 3 वर्ग बताया था, जिसको उन्होंने शासन के लिए बताया था, उसके अंदर पहला बताया था फिलोसफर, फिर उसके बाद सैनिक बताया था, फिर उत्पादन। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी 2019 के यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि प्लेटो ने अपने राज्य का वर्गीकरण 3 आधार पर किस आधार पर किया है। तो उन्होंने पहला बताया था दार्शनिक वर्ग, जो कि राज्य को चलाएगा, सैनिक वर्ग जो कि राज्य की रक्षा करेगा, और जो उत्पादन वर्ग होगा जो कि उसके अंदर ट्रेडर्स वर्ग होगा, जो वहां पे व्यापार करेगा और राज्य के कोष में अपना धन को देगा। तो प्लेटो ने इस प्रकार अपने राज्य का वर्ग 3 आधार पर किया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है? तो जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं मोंटेस्क्यू, इनकी पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। इसके अंदर उन्होंने बताया था जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, जो सरकार के तीनों अंग हैं, ये तीनों अंग एक दूसरे से पृथक रहेंगे और एक कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इन्होंने इस प्रकार इसका बताया था वर्गीकरण इसका। तीसरा क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, यह किसका कथन है कि राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई एग्जामों में इस कोटेशन को देखा है पूछते हुए। तो एक बार आपको इस कोटेशन को अच्छी तरीके से समझ लें। तो ये कोटेशन कही थी प्लेटो ने कहा था कि जो राज्य का निर्माण है वो बालू एवं चट्टानों से नहीं होता, जो उस राज्य के अंदर निवास करते हैं निवासी, जो उस राज्य को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं से ही राज्य का निर्माण समझा जाता है। ये कोटेशन जुड़ी हुई थी प्लेटो से। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। इसी के आधार पे पॉलिटिकल साइंस की कहीं ना कहीं नींव है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। मैन इज ए सोशल एनिमल जो कोटेशन है, इसको याद रखें। तो ये अरस्तु से जुड़ी हुई है। इन्होंने कोटेशन दी थी कि जो व्यक्ति है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के वो अपना विकास करता है और समाज के लिए ही वो कार्य करता है। मैन इज ए सोशल एनिमल इंग्लिश के अंदर जो इनकी कोटेशन थी। क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन है? तो क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स जी को, इसका जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन का मूल आधार क्या है? तो नारीवादी जो आंदोलन है वो चाहता है कि समाज के अंदर जो स्त्री पुरुष के अंदर जो भेदभाव होता है उसे समाप्त किया जाए और स्त्री पुरुष के अंदर समानता लाई जाए। तो इसी आधार पर नारीवादी आंदोलन का आधार है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है समानता की बात। तो नारीवादी आंदोलन समानता की बात करता है, स्त्री और पुरुष के अंदर समानता होनी चाहिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, और जो स्त्रियों के साथ समाज में भेदभाव होता है उसे कम करके एक समानता स्थापित करनी चाहिए जो जेंडर के आधार पर होता है। तो इसी की बात नारीवादी आंदोलन ने करी है। किस विद्वान ने असमानता को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये थिंकर थे हमारे, जिन्होंने अरस्तु, इन्होंने असमानता को प्राकृतिक माना है, क्योंकि इनका मानना था कि जो दास होते हैं वो जन्म से ही वो क्योंकि पढ़ाई लिखाई में या फिर सामाजिक ढांचे के अंदर भी पिछड़े होते हैं, तो उन्होंने दासों को अधिकार नहीं दिया था और महिलाओं को भी अधिकार नहीं दिया था। तो इसीलिए उन्होंने असमानता को स्वाभाविक और प्राकृतिक माना था अरस्तु ने। तो ये एक बार देख लें आप। अगला क्वेश्चन, समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर किसने बल दिया? तो समानता की स्थापना के लिए जो सशक्त राज्य की बात करते हैं वो है लॉक समानता लिबरलिस्ट थिंकर हैं, याद रखें लॉक के बारे में, ये लिबरलिज्म के थिंकर हैं और ये कहीं ना कहीं अनुभववाद से भी जुड़े हुए हैं। और हॉब्स जो हैं ये प्रकृतिवादी सोशल कॉन्टेक्ट के थिंकर हैं। इन्होंने यथार्थवादी थिंकर भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने मानव स्वभाव को स्वार्थी और अपनी भावनाओं से ओतप्रोत माना है, जो कि अपना फायदा देखता है। और रूसो को भी याद रखें, इनका भी सोशल कॉन्टेक्ट है। बेंथम जिनकी बुक है द साइंस ऑफ लॉजिक, तो ये महत्वपूर्ण थिंकर है। तो उसका आंसर ए था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य तत्व क्या हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य तत्व हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित भी है और शक्ति व सहयोग भी है और विवाद भी होता रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये तीनों चीजें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। तो इसका आंसर सही है डी, उपयुक्त सभी। अरस्तु ने राज्य का उद्देश्य क्या बताया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है।
अरस्तु ने जो राज्य के उद्देश्य बताए हैं, उसका जो पहला ए है आत्मा की शुद्धि, सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति, सद्गुण की विवेचना, भौतिक साधनों की उपलब्धता। तो जो अरस्तु ने राज्य की सर्वोच्च बताई है, उसके अंदर बताइए सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति। तो जो राज्य का प्रमुख काम है वो सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना ही राज्य का कार्य है। लॉक ने निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक अधिकार की चर्चा नहीं करी है? तो लॉक ने जीवन के अधिकार की बात करी है, समानता के अधिकार की बात करी है और संपत्ति की बात भी करी है। समानता, माफ कीजिएगा, स्वतंत्रता की बात करी है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, लेकिन जो ये कानून का अधिकार है इसकी बात लॉक ने नहीं करी है प्राकृतिक अधिकार के अंदर। तो इसका आंसर जो सही होगा ये डी सही है, इन्होंने कानून के अधिकार की बात नहीं की है। तो एक बार क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से हमें पढ़ लेना चाहिए, इसमें नहीं की है तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखें। कई बार हम जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है पेपर के अंदर। रूसो ने संप्रभुता को किसमें निहित माना? तो जो रूसो ने अपनी संप्रभुता को निहित माना था वो जनरल विल, सामान्य इच्छा के ऊपर जो संप्रभुता है उसको निहित माना है। रूसो का जनरल विल का आइडिया एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ ले, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर। सुखों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक भेद किसने किया है? तो जो सबसे पहले जो सुखों की बात करी थी वो बेंथम ने बताया था कि सुखों का फैल्सफिक कैलकुलेशन इन्होंने बताया था सुखों का, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो सुख होते हैं वो सिर्फ गुणात्मक मात्रात्मक ही होते हैं। तो इसकी आलोचना करते हुए मिल ने जो सुखों की बात करी थी उसके अंदर उन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों सुखों को बताया था। तो जो इसका सही आंसर है सुखों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक भेद किसने किया है? तो ये मिल ने किया है। और सबसे पहले इसको बेंथम ने दिया था, इसने बेंथम ने बताया था फैलेसिव कैलकुलस ऐसे इनको ने कुछ बताया था। तो जो सुखों की गणना से संबंधित था। सुखों के मात्रात्मक भेद के साथ साथ ये तो फिर एक बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर मिली है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया सरप्लस वैल्यू का, ये मार्क्स द्वारा दिया गया था सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत, इसे हम सरप्लस वैल्यू कहते हैं। और ये डेविड रिकार्डो से इन्होंने लिया था। उसके अंदर कुछ जो उन्होंने अपना आइडिया दिया था, तो ये याद रखें मार्क्स इसके साथ जुड़े हैं। सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू ये होती है अगर कोई उत्पादन 10 रुपये का है लेकिन जो पूंजीपति वर्ग होता है तो उसको 20 रुपये का बेचता है, तो जो ये 10 रुपये का जो मुनाफा होता है वो अपने पास रखता है, सरप्लस वैल्यू हो जाती है। तो यही सरप्लस वैल्यू का काम करती है। तो मुख्य तौर पे सरप्लस वैल्यू यही है। तो यही क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर सुधारने की जरूर प्रयास करूंगा। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच।